हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे यूपीएससी मिशन 2023 के तहत तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से। उसी के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से आज कवर करेंगे 3 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये सब जितने भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ना 1 जून 2022 से, ये रिविजन पर्पज़ से ही मैं बना रहा हूँ। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। तो आज के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स बनते हैं देखते हैं उन्हें। पीछे की वीडियोस को आप देख सकते हो, सभी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिल्म्स फैक्ट्स करके। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य। तो पहला क्या, स्थानीय लोगों के लिए 100% कोटा, इसको समझेंगे। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब जो चर्चा में आज जीएसटी संग्रह में वृद्धि, भारत में कोयला भंडार की स्थिति, मानक उपचार कार्यवाह, ये सारे। किसानों के लिए सरकारी योजनाएं, पशु स्वास्थ्य, नगर वन योजना, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास, हिलफायर R9X और एस्ट्रॉबी। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज के रिगार्डिंग देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य। स्थानीय लोगों के लिए 100% कोटा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% कोटा देने संबंधी झारखंड सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे कमेंट किया है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके अन्य नागरिकों के पूर्ण बहिष्कार पर भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा विचार नहीं किया गया था। संबंधित विवाद क्या है? तो झारखंड सरकार ने 2016 में सार्वजनिक नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण का प्रावधान किया। पहले राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को भेदभावपूर्ण और अनुचित करार दिया था। अधिकारों का क्या उल्लंघन था? तो झारखंड सरकार का यह कदम असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35 का उल्लंघन है। ये सारे आर्टिकल आप देख लेना क्या क्या है इसमें। आरक्षण के लिए अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है, जैसे कि इंदिरा साहनी मामले 1992 में निर्दिष्ट है। पिछला मामला, इन मामलों में शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश में 100% कोटा से नौकरियों में 100% कोटा से संबंधित 2020 में के संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया था। अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की शक्ति की बात करें तो इस संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के समान है। राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करती है। दूसरा ही चर्चा में है जो है RRBs, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कॉन्टेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वित्तीय और परिचालन सुधारों की समीक्षा की। उद्देश्य, इन सुधारों का उद्देश्य क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से टिकाऊ, अधिक डिजिटल बनाना और विशेषकर MSMEs क्षेत्रों के लिए उनके क्रेडिट आधार को बढ़ाना है। अब इसके महत्व क्या है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ग्रामीण जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, कमजोर वर्गों ऋणों के माध्यम की सहायता करते हैं, सरकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं और ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करते हैं। समस्याएं, अधिकांश RRB नुकसान में है। खराब प्रबंधन पद्धतियों की वजह से NPA बढ़ रहा है और इनके कमांड के समन्वय की कमी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार द्वारा, साथ ही प्रायोजक बैंकों जैसे NABARD, RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं RRBs के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, RRB एक्ट 1976, नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975 द्वारा अनुशंसित के प्रावधानों के तहत किया गया। इनका उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों को और उससे जुड़े और उसके अनुषांगिक मामलों का समाधान करना है। स्वामित्व, केंद्र सरकार 50%, संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक इसमें 35%। ये ऐसा इनका रेशियो है RRBs में। इसे वाणिज्यिक बैंक के समान स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण 75% का पालन करना होता है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। विशिष्टता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के संदर्भ में एक सहकारी बैंकों की विशेषताओं,
व्यावसायिकता और वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता के संदर्भ में एक वाणिज्यिक बैंक की विशेषताएं शामिल होती हैं। आरआरबी को वाणिज्यिक बैंकों के बराबर न्यूनतम 9% पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR बनाए रखना आवश्यक होता है। CRAR एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारतीय अस्थियों और वर्तमान देनदारियों के बीच का अनुपात होता है। यहाँ पे समझेंगे RBI तो शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल बैंक। अनशेड्यूल में कोऑपरेटिव जो है मतलब शेड्यूल बैंक में कोऑपरेटिव्स होते हैं और कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फिर ये RBI एंड एसोसिएट्स हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर्स में RBI एंड एसोसिएट्स, अदर नेशनलाइज बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इस तरह से ये बैंक्स होते हैं। अगला पॉइंट है GST संग्रह में वृद्धि। कॉन्टेक्स्ट है कि GST संग्रह हर साल 28% की दर से बढ़ रहा है। इस साल जुलाई में यह लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब कारण क्या है? तो उच्च मुद्रास्फीति दर, आर्थिक सुधार का अर्थ उच्च खपत पैटर्न, कर चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नियमों का बेहतर अनुपालन भी। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग GST के बारे में। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। यह मूल आधारित कराधान के पिछले सिद्धांत के विपरीत गंतव्य आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसमें क्या क्या है? ये हाई GST मतलब किस पे डिपेंड करता है? तो इन सारी चीज़ों पे GST हाई वर्किंग कैपिटल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नो कॉस्केडिंग इफेक्ट। इसके अलावा इसमें GST में लिमिटेड कंप्लेंस और ट्रांसपेरेंसी, लेस टैक्स लायबिलिटी, ये सब है। भारत में कोयला भंडार की स्थिति। कॉन्टेक्स्ट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत की भंडार सूची के अनुसार देश में कुल भूवैज्ञानिक कोयला संसाधनों की अनुमानित मात्रा 352 बिलियन टन है, जो इस उच्चतम भंडार वर्तमान में 5वें स्थान पर वाले देश की सूची में शामिल है। इसका अधिकांश भाग अपेक्षाकृत कम उष्मीयमान तापीय या गैर कोकिंग कोयला है और इसका उपयोग ज़्यादातर ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। उच्च भंडार के बावजूद उत्पादन से अधिक मांग, डिकोम्स की खराब वित्तीय व्यवस्था, खराब प्रचालन तंत्र और वर्तमान में निजी क्षेत्र की सीमांत भूमिका के कारण भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है। सुझाव क्या है? तो कोयले से संबंधित योजना बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह तापीय विद्युत उत्पादन का मुख्य आधार बना रहेगा। देश भर में मौजूद घरेलू कोयला भंडार का उपयोग जारी रहेगा और कोयला द्रवीकरण, कार्बन कैप्चर, भंडारण और उपयोग प्रौद्योगिकियों जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। मानक उपचार कार्य प्रवाह। कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR द्वारा दवाओं के तर्कहीन उपयोग, अवधि और कम निदान और खराब रेफरल प्रथाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने हेतु एक नियमावली मैनुअल मानक उपचार कार्यवाह के स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो जारी किया गया है। मानक उपचार कार्यवाह का विकास स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के सभी स्तरों पर इलाज करने वाले चिकित्सकों द्वारा सामना की जाने वाली आम और गंभीर बीमारियों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य प्रबंधन के लिए उनका मार्गदर्शन करना और दवाओं, निदान और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के तर्कसंगत उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय है। यह भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मध्य में वित्त पोषित संस्थान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किसानों के लिए सरकारी योजनाएं। वस्तु स्थिति तो कृषि के लिए बजट 2013-14 में इतना था 27,662.67 करोड़ रुपए। वर्ष 2022-23 में है 1,32,513.62 करोड़। मतलब आप देख सकते हो कितना है, लगभग 6 गुना बढ़ा है पिछले 8 साल में। विकास वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2020-21 के दौरान 3.6% की सकारात्मक वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। मासिक आय। राष्ट्रीय
प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे NSS के 70वें दौर 2012-13 और 77वें दौर 2018-19 से प्राप्त कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय की गणना लगभग 6,426 रुपये और 10,218 रुपये की गई है। योजनाओं का उद्देश्य किसानों के लिए लागत में कमी, फसल उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और आय सहयोग। कृषि जो है राज्य का विषय है। इन योजनाओं में पीएम कल्याण, पीएम किसान मानधन योजना, पीएम फसल बीमा योजना, MSP में वृद्धि, अतिरिक्त आय के लिए हर मोड़ पर पेड़ के माध्यम से कृषि वानिकी, राष्ट्रीय बांस मिशन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा आदि शामिल हैं। पशु स्वास्थ्य। वस्तु स्थिति है, भारत में पशुधन की आबादी 1.6 बिलियन है। लगभग 280 मिलियन किसान आजीविका के लिए पशुधन और संबंधित उद्योग पर निर्भर हैं। महत्व क्या है? पशुपालन किसानों के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक आय का स्रोत है। डेयरी उद्योग $160 बिलियन अर्थव्यवस्था, मांस उद्योग $50 बिलियन अर्थव्यवस्था। अब संबंधित समस्याएं क्या हैं? जूनोटिक रोगों का जोखिम, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को $12 बिलियन का अनुमानित वार्षिक नुकसान हो सकता है। 2000 से 2010 तक जूनोटिक रोगों के प्रकोप के लगभग 9,580 मामले सामने हैं। स्वास्थ्य नीतियाँ काफ़ी हद तक मानव केंद्रित रही हैं। जूनोटिक रोग जैसे कि अभी लंपी वायरस आया, जिस पे वीडियो मैंने अलग से बना भी रखा है, एक बीमारी या संक्रमण होता है जो प्राकृतिक रूप से कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों में या मनुष्यों से कशेरुकी जानवरों में फैल सकता है। मानव रोगजनकों में से 60% से अधिक मूल रूप से जूनोटिक हैं। अब इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से एक समर्पित वन हेल्थ यूनिट की स्थापना की। वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य जानवरों के स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन पशु महामारी की तैयारी बनाने में मदद कर रहा है। देश में पशु स्वास्थ्य नियामक पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो ये वन हेल्थ है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, इस सब का एक समान हेल्थ है। नगर वन योजना, तो कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में नगर वन योजना पर संसद में चर्चा हुई। उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों 2020 से 25 में शहरी क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा वन भूमि या किसी अन्य खाली भूमि पर कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि में 400 शहरी वन और 200 नगर वाटिका का निर्माण करना है। तो ये एक तरह का स्कीम है। इसका विवरण अगर भी इसकी बात करें हम लोग तो 2020 में लॉन्च की गई। वन का रख रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वित्त पोषण प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत कैंपा फंड द्वारा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, पुणे महाराष्ट्र में वारजेश शहरी वन को योजना के लिए एक आदर्श माना जाएगा। तो इसका विवरण हो गया। अर्बन फॉरेस्ट्री यही है। क्या फ़ायदा होगा इससे? कूल्स द एयर, रेगुलेट्स वाटर फ्लो एंड इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी, फिल्टर्स फॉर अर्बन पॉल्यूटेंट्स, reduce air conditioning needs, improves physical and mental health, mitigate climate change, increase property value, increase urban biodiversity, saves energy used for heating। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास, कॉन्टेक्स्ट है कि भारत की जो एयरफोर्स है ऑस्ट्रेलिया में एक हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। 17 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हर 2 साल पे होता है। एयरफोर्स का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अन्य अगर बात करें तो एक है ओसिनडेक्स, एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। मालाबार, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान इसमें होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सब है, ये देख सकते हो एयरफोर्स। नेक्स्ट इसको समझते हैं हेलफायर R9X मिसाइल। कॉन्टेक्स्ट है कि अमेरिकी सेना ने काबुल में एक सेफ हाउस की बालकनी पर अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अपने गुप्त हथियार हेलफायर R9X मिसाइल, निंजा मिसाइल का इस्तेमाल किया। काफ़ी चर्चा में रहा था। तो क्या है ये? AGM-114 R9X के रूप में सैन्य इलाकों में प्रसिद्ध हेलफायर R9X एक अमेरिकी मूल की मिसाइल है जिसे व्यक्तिगत लक्ष्यों को शामिल करते हुए न्यूनतम संपर्श्वित क्षति पहुंचाने के लिए के कारण जाना जाता है। इसका वजन करीब 45 किलो और मिसाइल को हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और UMAVs से भी लॉन्च किया जा सकता है।
इन मिसाइलों की रेंज 500 मीटर से 11 किलोमीटर तक होती है। हेल फायर का मतलब हेलीबॉर्न लेजर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, मार के भूल जाओ। मिस्र के एक सर्जन अल जवाहिरी, जिसके सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है 25 मिलियन डॉलर का इनाम था, 11 सितंबर 2001 को उन हमलों को समन्वित करने में मदद की थी जिनमें 3000 लोग मारे गए थे। द निंजा मिसाइल, रिपर ड्रोन कैरिंग द मिसाइल फ्लाइज ओवर टारगेट, ये इसके ब्लेड्स, फ्रंट व्यू, द मिसाइल इज देन ड्रॉप्ड फ्रॉम द ड्रोन एंड लॉक अनटू द टारगेट। तो देख सकते हो ऐसे हैं, इट एक्सटेंड्स 6 ब्लेड्स मोमेंट्स बिफोर स्मैशिंग इनटू टारगेट्स, द ब्लेड्स कैन कट थ्रू रफ रूफ ऑफ कार्स, अलकायदा डेप्टी लीडर वाज स्ट्रक बाय निंजा मिसाइल इन 2017 इन सीरिया में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट समझते हैं एस्ट्रोबी, ये क्या है कॉन्टेक्स्ट। एस्ट्रोबी नासा का नया फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम है। एस्ट्रोबी एक ऐसी प्रणाली शामिल है जो एक शोध मंच के रूप में कार्य करती है, जिसे माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों के संचालन के लिए तैयार और प्रोग्राम किया जा सकता है। इस प्रकार इससे जानकारी मिलने में मदद मिलेगी कि रोबोटिक्स अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को किस प्रकार लाभ पहुंचा सकता है। एस्ट्रोबी सिस्टम के 3 फ्री फ्लाइंग रोबोटों का नाम हनी, क्वीन और बम्बल है। ये रोबोट 12.5 इंच चौड़े क्यूबिकस के आकार के हैं। एस्ट्रोबी सिस्टम में 3 क्यूब के आकार के रोबोट, कुछ सॉफ्टवेयर और रिचार्जिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डॉकिंग चार्जिंग स्टेशन है। तीनों रोबोट बिजली के पंखे का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के माइक्रोग्रेविटी वातावरण से उड़ान भरने में सुगमता होती है। एस्ट्रोबी रोबोट्स को सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन होल्ड एंगेज रीओरिएंट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट स्फीयर्स रोबोट से प्राप्त ज्ञान पर बनाया गया है, जो कि 1 दशक से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्यरत है। यही है, देख सकते हो आप। तो बेसिकली इसमें 3 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे द हिंदू न्यूज़पेपर से प्रारंभिक परीक्षा हेतु, उनको डिस्कस किया। और ये आपके आने वाले यूपीएससी में जो मिशन जो हम लोग कर रहे हैं हिंदी मीडियम से तैयारी 2023 के लिए, उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में इसको जाके आप जो है देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको 1 जून से स्टार्ट किया था और अभी 3 अगस्त तक हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मैं डेली बेसिस पे अपलोड करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।